हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर प्यारा सा चैनल लर्न एंड लाफ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, देखो आज का हमारा गोल है हार्ट पढ़ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये सब क्या है? तो ये सब ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये सब ब्लड वेसल्स है ब्लड को कैरी करने के लिए। अब देखो, ये जो हमारा हार्ट है ये 4 चेम्बर्ड है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये 1 चेम्बर, ये दूसरा चेम्बर, ये तीसरा चेम्बर और ये 4 चेम्बर। 4 चेम्बर दिख रहा है ना? तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर। अब ये जो है ये प्रोटेक्टेड है डबल वॉल्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। ये जो आउटर कवरिंग तुम लोग को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ये डबल वॉल है, मतलब एक वॉल और फिर ये डबल वॉल है। इसमें दिख नहीं रहा, आगे चल के जो डायग्राम है उसमें दिखेगा। अब ये देखो, इसका लोकेशन कहाँ है अगर पूछेगा तो बिटवीन लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ऐसे करके लंग्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके लंग्स बनाते हैं तो तुम लोग जानते होगे कि लंग्स में यहाँ पर एक कार्डियक नॉच होता है। ठीक है, जिसमें कि हार्ट हमारा ऐसे करके स्लाइटली टिल्टेड रहता है और इसमें घुसा हुआ रहता है। तो बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, हमेशा अपोजिट। एनाटॉमी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा राइट इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट हमारा राइट। ठीक है, बिटवीन लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और अबव द डायफ्राग्राम है। ये डायफ्राग्राम है ना जो लंग्स को सपोर्ट करता है। तो अबव डायफ्राग्राम, सिंपली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड बिटवीन द लंग्स। ये हो गया लोकेशन। साइज अगर पूछेगा तो खुद का क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है, अब एक मुट्ठी अपना जितना बड़ा, जिसका मुट्ठी उतना बड़ा उसका हार्ट। तो 12 सेंटीमीटर लेंथ और 9 सेंटीमीटर विथ, ये अप्रोक्स में जनरल बात हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर साइज पूछेगा तो ओन क्लोज्ड फिस्ट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये समझ गए? ये देख लो हार्ट का डायग्राम। अगर एग्जाम में बनाने आएगा तो ऐसे बना सकते हो तुम लोग। ये देखो, एक ब्लैंक स्लाइड में हम लोग पूरा समझते हैं, ठीक है, कि हार्ट होता क्या है। बहुत ज्यादा जो बुक वाला डायग्राम रहता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया रहता है उसमें। अगर अगर सिंपल डायग्राम हम लोग अभी बना करके देखते हैं, ठीक है, और उससे तुम लोग को पूरा समझ आ जाएगा। बस ऐसे एग्जाम में बना करके देखना और फिर देखना कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये है हमारा, ऐसे करके हम लोग मान ले, ये है हमारा हार्ट। ठीक है, बहुत सुंदर सा दिल बन गया है। और इसमें अब ये कर दो 4 पार्टीशन। ठीक है, इसमें ऐसे कर दो 4 पार्टीशन। ये जो 4 पार्टीशन है इसमें यहाँ पर बनाओ 3 वेल्व और यहाँ पर बनाओ 2 वेल्व। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब ये याद रखना कि हमारा राइट इसका लेफ्ट, तो ये हम लोग का लेफ्ट है तो इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। समझ में आ गया? अब ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे ऑरिकल, तो ये हो गया राइट ऑरिकल। ठीक है, अब नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, तो नीचे वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, ये जो हमारा वेल्व है, ये हमारा वेल्व है, इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि 3 वेल्व है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड वेल्व। ये क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व। और इसी बाइकस्पिड वेल्व को मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, MITRAL, मिट्रल वेल्व। ठीक है, अब हम लोग को क्या याद रखना है? देखो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को याद रखना है कि यहाँ हो गया लंग्स। ठीक है, यहाँ हो गया लंग्स। अब देखो, पाइप बनाते हैं। अब याद रखो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हेड से लेकर के एब्डोमेन तक, लोअर एब्डोमेन नहीं, अपर एब्डोमेन, हेड से लेकर के स्टोमक तक याद रखो। ठीक है, हिप रीजन तक सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके राइट ऑरिकल में पोर कर देगा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और फिर बचा कमर से लेकर के टो तक का, नीचे पैर का उंगली तक का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ला करके इंफीरियर वेना कवा राइट ऑरिकल में पोर कर दिया। ठीक है, इतना समझ गए कि अपर हाफ बॉडी का
जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सुपीरियर वेना कवा उसको ला करके राइट ऑरिकल में डाल दिया। इंफीरियर वेना कवा हिप रीजन से लेकर के टो तक जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ला करके राइट ऑरिकल में डाल दिया। ये लोग क्या लाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुला। ठीक है, जैसे इस पे प्रेशर पड़ा, जैसे यहाँ पर ब्लड आके जमा हुआ तो इस पे प्रेशर पड़ा, ये खुल गया। अब जैसे ही ये खुला सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पोर हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से एक पाइप जाता है लंग्स तक। ठीक है, जिसका क्या नाम है, पुल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे, इसका नाम क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब वैसे तो पूरा आर्टरी का जिम्मा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, पर मात्र एक लौता ये आर्टरी है जिसका जिम्मा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का। तो ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ले जाके दे देगा। लंग्स क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भर देगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से दो पाइप के द्वारा, चार पाइप के द्वारा एक्चुअली, टू पेयर्स ऑफ पाइप, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ पुल्मोनरी वेन। क्या बोलोगे, टू पेयर्स ऑफ पुल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल में पोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे इस पे प्रेशर करेगा तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा और ये बाइकस्पिड वाल्व से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आके पोर हो जाएगा। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटा सबसे थिकेस्ट पाइप, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे थिकेस्ट पाइप जिसका नाम है ऑर्टा। ठीक है, ये भी एक तरह का आर्टरी है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ऑर्टा खुलेगा जो कि सारा बॉडी को ब्लड देगा फ्रॉम हेड टू टो। और क्योंकि इसको अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड देना है, प्लस इसको क्या करना है, पूरा ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके सबको ही को ब्लड देना है पूरे बॉडी में, इसलिए ये पाइप थिकेस्ट पाइप है। ठीक है, तो थिकेस्ट पाइप बोलेगा, ठीक है, थिकेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, तो इट इज ऑर्टा विच ओपन्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू pour ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द होल बॉडी। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब ये समझो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पाइप, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ये है, ठीक है, बॉर्डर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे मोटा होता है चारों चेंबर में। अगर बोलेगा कि सबसे थिकर चेंबर कौन सा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल है सबसे थिकर, क्योंकि वैसे तो अगर पूछेगा कि ऑरिकल और वेंट्रिकल में कौन सा थिकर है बताओ, तो वेंट्रिकल थिकर होता है। ठीक है, पर सुनो, ऑरिकल और वेंट्रिकल में वेंट्रिकल थिकर होता है, पर थिकेस्ट कौन सा चारों चेंबर में से कौन सा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें से ऑर्टा जाता है और ऑर्टा क्या करता है, सबसे थिकेस्ट पाइप है जिसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ब्लड को ट्रैवल करना है। प्लस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल से इसलिए थिकर होता है क्योंकि ये लोग अगेंस्ट ग्रेविटी पंप करता है ब्लड। ठीक है, और अगेंस्ट ग्रेविटी पंप करने के लिए ब्लड को ताकत चाहिए, तो इसलिए ये लोग थिकर होता है। ठीक है, अब ये देखो, ऑरिकल के बीच में इधर है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है ये ऑरिकल के बीच का सेप्टम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स पूरा है। ठीक है, पर ये एक पेज में तुम लोग को सब समझ आ जाएगा। ये ऑरिकल और ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वैसे ही वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ गया, ऑरिकल और ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और वैसे ही वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, क्योंकि इसमें तीन फ्लैप्स है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड में दो फ्लैप्स है इसलिए इसको बोलते हैं, या वेल्व से इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब देखो, अगर पूछा जाएगा कि देखो यहाँ पर ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है हमारा,
ठीक है, ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है, ब्लड यहाँ से लंग्स तक गया, पर वापस आ भी तो सकता है ना, वापस गिर भी सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर वेल्व्स है, ये इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। और इसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर ऑर्टिक वेल्व, और इसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर पुल्मोनरी वेल्व। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही ब्लड मान लो लंग्स तक जा रहा है तो वापस गिर सकता है, तो प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, प्रिवेंट करना बैकफ्लो ऑफ द ब्लड किसका काम है? तो इसका काम है, ये जो, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये पुल्मोनरी आर्टरी का है वेल्व, तो इसको बोलते हैं सेमी पुल्मोनरी वेल्व, ठीक है। और क्योंकि ये जो ऑर्टा में है, तो इसे बोलते हैं सेमी ऑर्टिक वेल्व। अब अगर पूछेगा कि इसका फंक्शन क्या है, तो टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल। समझ में आ गया? अब देखो, पूरा नोट्स बना हुआ है, अब बस देखते जाओ, ठीक है, इतना समझ आया ना? ये एक हार्ट था जिसमें 4 चेम्बर है, हमारा राइट, हार्ट का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट, हार्ट का राइट, राइट ऑरिकल ऊपर वाले को लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल से वेंट्रिकल का वॉल थिकर होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसको अगेंस्ट ग्रेविटी पंप करना है ब्लड को। अब पुल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। वैसे तो सारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर ये एक्सेप्शन है पुल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वैसे ही सारा वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर ये एक एक्सेप्शन है पुल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में लाके डाल रहा होता है। तो सबसे पहले अपर हाफ ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा लाके डाल देगा, फिर इंफीरियर वेना कावा बाकी का लोअर हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड को इंफीरियर वेना कावा ला करके डाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा, जो कि प्रिवेंट करेगा बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, कि राइट ऑरिकल से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाए तो फिर ये राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ना चला जाए, तो इसको प्रिवेंट करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, इसको बोलते ना, और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं इसको। अब ये देखो, ये सेप्टम हो गया डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग अपना, ये देखो, ये हमारा हार्ट, ये पेज तुम लोग पढ़ लिए ना कि 4 चेम्बर हार्ट होता है। साइज, लोकेशन, सब कुछ एकदम याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो वही चीज पढ़ा है ना, पर देखो यहाँ पर हार्ट हमारा डबल मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड होता है, पढ़े थे ना। तो ऊपर वाले को, ये जो हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, ऊपर वाले को बोलेंगे आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल मतलब बाहरी, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनर में विसरल, ठीक है, विसरल मतलब सॉफ्ट डेलिकेट, इनर विसरल पेरिकार्डियम इनर वॉल को। अब ये पेरिकार्डियम क्योंकि डबल वॉल्ड था, तो आउटर वॉल्ड पेरिकार्डियम बाहर का हो गया, इनर विसरल पेरिकार्डियम अंदर का हो गया। बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। समझ में आ गया ना, कि इसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हो गया ट्राइकस्पिड, ये हो गया बाइकस्पिड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, तो प्रोटेक्शन करेगा मैकेनिकल इंजरी से, और रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन। समझ में आ गया, दोनों वॉल के बीच में फ्रिक्शन। अब देखो, अगर डेफिनेशन पूछेगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, तो लोकेशन इसका अगर पूछेगा तो बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, है ना। ये जो हमारा हार्ट था, तो ये राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, तो बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ये हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व था। और बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा बाइकस्पिड वेल्व था, ठीक है। ये वाला तुम लोग को विजिबल नहीं होगा ना, ये वाला पोर्शन, एक मिनट, ये वाला पोर्शन तुम लोग को विजिबल नहीं होगा। इट इज लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ लिख लो बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें दो वेल्व्स है, और इसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, ये लिख लो नोट्स में। ट्राइकस्पिड वेल्व बिटवीन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ऑल्सो नोन एज राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व,
ठीक है, ये बताया ना कि क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में तो एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व भी बोलते हैं, और ट्राइकस्पिड को राइट एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व बोलते हैं। इसमें 3 फ्लैप्स होता था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये क्या करेगा, कॉर्डिया टेंडिनिया को पोजीशन में रखेगा, वो आगे बढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये लास्ट लाइन को अभी के लिए स्किप कर दो, 3-4 स्लाइड के बाद पढ़ोगे। बाइकस्पिड वेल्व क्या होता है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहता है, इसमें 2 वेल्व रहता है, और इसका दूसरा नाम मिट्रल वेल्व बोलते हैं। ठीक है मित्रों, मिट्रल वेल्व समझ में आ गया। अब देखो, हम्म ये अब हमारा, देखो ये बहुत ही खराब डायग्राम है, पर काम चला लो। कि ये तुम्हारा ऑरिकल हुआ, ऊपर का 2 ये हमारा वेंट्रिकल हो गया। असली असली जो हार्ट का डायग्राम है ये। ठीक है, वो जो हम लोग दिल बनाए थे तुमको समझाने के लिए, वैसा दिल नहीं होता है, ऐसा दिल होता है, देखो। अब ये देखो, सुपीरियर वेना कावा क्या है, ब्रिंग्स, सुपीरियर वेना कावा देखो, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू लेफ्ट ऑरिकल। इंफीरियर वेना कावा क्या करता था, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लेफ्ट ऑरिकल। समझ में आ गया ना कि यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल जो था, यहाँ पर जो लेफ्ट ऑरिकल था उसमें 2 पाइप खुलता था, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। अब पुल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, तो पुल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ले जा करके दे देगा फॉर प्यूरिफिकेशन, कि भाई तुम प्यूरिफाई करो इसको। तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। समझ आ गया। पुल्मोनरी वेन क्या कर रहा था, तो लंग्स से प्यूरिफाई ब्लड को ला करके लेफ्ट ऑरिकल में डाल रहा था, तो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है। ऑर्टा क्या है, तो कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी और राइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइज करेगा यहाँ से और कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। अभी देखो ऐसे, यहाँ पर कोई भी पाइप समझ में आ रहा है कुछ भी, यहाँ पर अगर ऐसे तुम लोग को पढ़ाते तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी अगर कुछ समझ ना आए तो एकदम वो वाला हम लोग का डायग्राम बनाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, सही बात है। ये राइट वेंट्रिकल जो है होगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप करेगा ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पर पुल्मोनरी सेम्युलर वेल्व, ये जो तुम्हारा पुल्मोनरी आर्टरी में जो वेल्व लगा हुआ है, ताकि ये जो ब्लड लंग्स तक गया वो वापस ना आ जाए, तो उसको टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जैसा कि बताएं, वो है पुल्मोनरी सेम्युलर वेल्व। और ऑर्टा में जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं ऑर्टिक सेम्युलर वेल्व। ठीक है, ये ऑटिक सेम्युलर वेल्व भी 3 इन नंबर होता है, 3 इन नंबर। और ये पुल्मोनरी सेम्युलर वेल्व भी 3 इन नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर लिखा हुआ है, इसको याद रखना अगर बाई चांस पूछेगा तो। वैसे पिछला जो एडिशन था ना सेलिना, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ इन नॉलेज था। वैसे अभी तुम लोग का जो सृजन बुक चल रहा है वो सब, उसमें उतना नॉलेज नहीं है, पर फिर भी याद करने में क्या जाता है कि पुल्मोनरी सेम्युलर वेल्व 3 इन नंबर और ऑटिक सेम्युलर वेल्व भी 3 इन नंबर। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बताया है कि ये थिकेस्ट है, क्यों है, क्योंकि फार्टेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इसको ब्लड पहुंचाना है। ये जो वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल का वॉल क्यों थिक है ऑरिकल से, क्योंकि इसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ब्लड पहुंचाना है। समझ में आ गया ना। जो फर्स्ट स्लाइड जिसको समझ में आ गया उसको आधा से ज्यादा चैप्टर समझ में आ गया, समझ लो। अब देखो, राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या कैरी करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या कैरी करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लाके डाल रहा था, यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। फिर यहाँ से लंग्स इसमें पोर कर दिया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये कॉन्सेप्ट शुरू में ही बता दिए कि हमारा लेफ्ट हार्ट का राइट और हमारा राइट हार्ट का लेफ्ट। अब क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि मान लो कि तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है, बहुत अच्छा, डॉक्टर बन गए, खूब पैसा आएगा। नहीं, सुनो, पहले डॉक्टर बन गए, उसके बाद तुम पेशेंट को देखो, पेशेंट तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, तो तुम्हारा लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट। समझ में आया। तो अगर बचपन से तुम ऐसे करके नहीं पढ़े होगे कि हमारा राइट उसका लेफ्ट, तो फिर जब ऑपरेशन करने जाओगे अचानक से क्या करेगा, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन गलत काट देगा साइड। समझ में आया। तो इसीलिए पढ़ाया ही शुरू से ऐसे जाता है कि इस तरीके से अपने सामने रख करके पढ़ो उसको।
हार्ट को अपने सामने रखो तो दूसरे का हार्ट तुम्हारा लेफ्ट और तुम्हारा राइट उसका लेफ्ट और तुम्हारा लेफ्ट उसका राइट। समझ में आ गया? अब ये देखो, हार्ट के वेंट्रिकल्स में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स रहता है जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल में मसल्स रहता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। अब ये पैपिलरी मसल्स क्या करेगा, कॉर्डिया टेंडिनिया से अटैच रहेगा। कॉर्डिया टेंडिनिया क्या होता है, तो फाइबर्स अटैच टू एवी वेल्व्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, क्या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। Fibers attached to atrioventricular valves and papillary muscles. It prevents backward movement of AV valve. देखो, मान लो कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर दिया सुपीरियर वेना cava इंफीरियर वेना cava। अब यहाँ से ब्लड क्या हुआ, यहाँ पर पोर हो गया। ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर पड़ा तो वो खुला। जैसे ही खुला तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में पोर हो गया। अब ये अब इसको बंद भी तो होना है ताकि ये वापस से, ये जो भी ब्लड पोर हुआ है वापस से ऑरिकल में ना चल जाए। तो इसको बंद कौन करेगा, ये कॉर्डिया टेंडिनिया बंद करेगा। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, देखो ये क्या है, ब्लू वाला ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसमें ना ये अटैच रहता है ऐसे करके, ये इसमें अटैच रहता है और ये क्या करता है, पैपिलरी मसल से अटैच रहता है। अब जैसे ही इसमें मान लो ब्लड आया, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, जैसे ही ब्लड नीचे पोर हुआ, ये क्या करेगा, इसको ऐसे करके पुश कर देगा और फिर ये ऐसे करके बंद हो जाएगी। समझ में आया? तो कॉर्डिया टेंडिनिया फाइबर्स होता है जो कि एवी वेल्व्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से अटैच रहता है और पैपिलरी मसल से अटैच रहता है एक एंड में। ये क्या करेगा, तो प्रिवेंट करेगा बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एवी वेल्व्स, की वापस से जो भी एवी वेल्व्स है वो वापस से, नहीं देखो यहाँ पर गलत है, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड, लिखो। ठीक है, एंड हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ एवी वेल्व, यहाँ लिख लो, एंड हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स। और ये क्योंकि इसको ऐसे टान करके रखा है, ठीक है, नहीं तो ये क्या होता, बंद ही रहता है। इसको ओपन करने के लिए भी ये टानेगा और फिर बंद करने के लिए ये इसको रिलैक्स कर देगा। तो वो वाला लाइन भी अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उस सेंस में वो एक तरह से सही है। ठीक है, इतना समझ गया? देखो, हार्ट को क्या बोलते हैं, बैंक कैशियर बोलते हैं। अब जैसे कि एक बैंक में गए हो, या फिर मान लो कि किसी का सपना होगा कि बैंक का कैशियर बनना है हमें, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा आएगा वो तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है ना। तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ सैलरी, कुछ 60,000 80,000 1 लाख सैलरी। तो हार्ट का क्या होगा, हार्ट को भी बोलते हैं बैंक कैशियर। इसके पास खून बहुत सारा रहता है, पूरा ही खून है स्टोरेज के लिए। पर ये क्या करेगा, उतना ही खून इस्तेमाल करेगा जिसको जो इसको मिलेगा सैलरी के रूप में। ठीक है, और इसका सैलरी इसको कौन देता है, कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट का मसल्स को ले जाकर के ब्लड देता है। तो जितना भी ब्लड है उसमें, वो उसको यूज नहीं कर रहा होता है, सिर्फ किसको यूज करेगा, जितना ब्लड उसको कोरोनरी आर्टरी ले जाके देगा। और आर्टरी, ये जो ऑर्टा था मोटा वाला पाइप, ये मोटा वाला पाइप ऑर्टा था, ये ना टूट टूट के फिर आर्टरी बन जाएगा। फिर ये आर्टरी और पतला होकर के कैपिलरी बन जाएगा। फिर ये कैपिलरी और पतला होकर के वेन बन जाएगा। समझ में आ गया? जो वेन तुम लोग का हाथ में नस दिखता है ना, वो वेन है। आर्टरी, क्योंकि आर्टरी क्या होता है, आर्टरी दिखता नहीं है, आर्टरी डीप सेटल्ड होता है। पर स्किन के अंदर बहुत डीपली सेटल्ड होता है आर्टरी, तो आर्टरी नहीं दिखेगा, कैपिलरी भी नहीं दिखेगा क्योंकि उसका भी डिफ्यूजन का काम है। आगे पढ़ेंगे अच्छे से। वेन जो ऊपर ऊपर में नस दिख रहा होता है ना, वो वेन है। ठीक है, तो ये कोरोनरी आर्टरी भी एक आर्टरीज का ही, बहुत सारा आर्टरी है ना, तो एक कोरोनरी आर्टरी है उसमें से, जो कि हार्ट को ले जाकर के उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड लेगा कि ये लो भाई अपना सैलरी यूज कर लो। ठीक है, the bank cashier handles so much money every day, but what he get in the end is the only salary. Similarly, the heart handles so much blood every minute, but it can only use that much which it gets through coronary arteries supplying its muscular walls. समझ में आ गया? तो अगर ये पूछेगा तो तुम लोग लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये एक हार्ट है, ठीक है, जिसमें कि ये है ऑरिकल ऊपर वाला और ये है वेंट्रिकल। ठीक है, ये है ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है
राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब यहाँ पर एक साइनो आर्ट्रियल नोड है, ये दिख रहा है तुम लोग को, साइनो आर्ट्रियल नोड। ये क्या करेगा, तो साइनो आर्ट्रियल नोड दोनों आर्टरीज को सिग्नल देगा कि भाई अब तुम लोग करो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही साइनो आर्ट्रियल नोड दोनों को सिग्नल देगा, दोनों ऑरिकल को सिग्नल देगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही इसमें जो भी ब्लड है, जो पुल्मोनरी वेन ला करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें डाला, जो सुपीरियर वेना का इंफीरियर वेना का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें डाला, दोनों अब ब्लड क्या करेगा, जैसे ये लोग सिकुड़ेगा, तो जैसे ही ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड पोर हो करके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखो, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी तो सिकुड़ना है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना है ना। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो यहाँ से ऑर्टा में ब्लड जाएगा और यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी में लंग्स तक ब्लड जाएगा, है ना, समझ में आया। तो अब इस दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम हो जाएगा पुरकिंजी फाइबर्स का, जो कि यहाँ पर तुम लोग का नेक्स्ट स्लाइड में है। तो अभी इतना समझो कि सैन कहाँ पर प्रेजेंट है, सैन को क्या बोलते हैं, तो साइनो आर्ट्रियल नोड। क्यों आर्ट्रियल नोड, क्योंकि ये आर्टरी में प्रेजेंट है, इसलिए साइनो आर्ट्रियल नोड। कहाँ प्रेजेंट है, तो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। देखो ये राइट है ना, राइट साइड है ना, राइट साइड का भी राइट देखो, देखो राइट साइड का भी राइट। हाँ लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट हमारा राइट, लेफ्ट हमारा लेफ्ट, हार्ट का राइट, हमारा राइट, हार्ट का लेफ्ट। तो हमेशा ऐसे याद रखो, लोकेटेड एट टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट कॉर्नर राइट एट्रियम का। इसको पेसमेकर भी बोलते हैं। क्या करेगा, तो पेस ऑफ द हार्ट को कंट्रोल करेगा, प्लस ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। डीपोलराइज्ड मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वैसा पोलैरिटी कर देना जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो, उसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। मतलब 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये वैसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिससे कि दोनों आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये पेस ऑफ द हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। ये जैसे जैसे करके कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, वैसे वैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही खुलेगा बंद होगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो, सैन मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में भी कहाँ, टॉप राइट कॉर्नर में। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं। क्या करता है पेस मेकर, तो मेंटेन स्पेस ऑफ द हार्ट। और इट कैन बी डीपोलराइज्ड, मतलब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 70 to 75 टाइम्स 1 मिनट में। और इसीलिए इसका कॉन्ट्रैक्शन रेट भी क्या है, 70 to 75 टाइम्स 1 मिनट में। अब एवीएन किसको बोलते हैं, ये पीला वाला, इसको बोलते हैं एवीएन, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों बोले, क्योंकि ये आर्टरीज में प्रेजेंट है, नो डाउट, क्योंकि आर्टरीज में प्रेजेंट है। पर ये वेंट्रिकल से देखो कितने नजदीक में प्रेजेंट है, और इसका कुछ पार्ट वेंट्रिकल्स में भी गया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में है, लोअर लोअर समझ गए, नीचे लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर है किसका, राइट एट्रियम का। ठीक है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। जनरेट क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा 1 मिनट में 60 to 65 टाइम्स जनरेट करेगा। ठीक है। अब देखो आगे इसका कहानी, इतना समझ आ गया। ये जो है, ये देखो हमारा पुरकिंजी फाइबर्स, ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ताकि यहाँ से ऑर्टा में ब्लड जाए और यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी में अगेंस्ट ब्लड जाए। तो लोकेटेड एट द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। इसका याद रखना 70 to 75 टाइम्स, 70 से 75 टाइम्स। इसका याद रखना 60 to 65 ना, 1 मिनट, हाँ 60 to 65 टाइम्स। तो ये हो गया 60 to 65 टाइम्स, और ये हो गया, ये पुरकिंजी फाइबर्स 20 to 25 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ये एक्शन पोटेंशियल इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ताकि राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाए अगेंस्ट ग्रेविटी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में ब्लड जाए अगेंस्ट ग्रेविटी। अब देखो, बी ओ एच या फिर एवी बंडल किसे कहते हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड से निकल रहा है, इसको बोलते हैं बी ओ एच, बंडल ऑफ हिस। ठीक है। अराइज कहाँ से होता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से होता है।
इमीडिएटली ये डिवाइड हो जाता है दो में। देखो जैसे जैसे ही निकला ना वैसे दो में डिवाइड हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल, और इसी को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। यही लेफ्ट और राइट बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये 40 टू 45 टाइम्स एक्शन जनरेट करेगा, 40 टू 45 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो इसको भी याद रखना कि ये क्या करेगा, 40 टू 45 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो फिर ये पुरकिंजी फाइबर्स को, ये देखो पहले साइनो आर्ट्रियल नोड जनरेट किया, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड पोर हो गया, उसके बाद ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो ये वेंट्रिकल्स का बंडल ऑफ हिस में पहुंचा देगा एक्शन पोटेंशियल। फिर ये एक्शन, फिर ये भी बंडल ऑफ हिस हिस क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल किस में भेज देगा, पुरकिंजी फाइबर में। तो ये 60 टू 65, यहाँ आते आते बंडल ऑफ हिस में 40 टू 45, और ये तुम्हारा पुरकिंजी फाइबर में जाते जाते 20 टू 25 पर मिनट हो जाता है। और फिर ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सिर्फ सैन रिस्पॉन्सिबल है, पर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए अगर पूछे तो पुरकिंजी फाइबर रिस्पॉन्सिबल है। पर पुरकिंजी फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो हमारा सैन है, साइनो आर्ट्रियल नोड, सिग्नल करेगा बोथ आर्टरी को ताकि डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया हो सके। डीपोलराइजेशन मतलब लिख लो, अगर याद नहीं आएगा बाद में तो, कि डीपोलराइजेशन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और ये हो जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये हो जाएगा बंडल ऑफ हिस, ये हो जाएगा पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये सिग्नल करेगा बोथ वेंट्रिकल्स को, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल अकर। साइनो आर्ट्रियल नोड, क्योंकि आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से सिग्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को मिलेगा, क्योंकि वो भी आर्टरीज के अंदर था। ये फिर बंडल ऑफ हिस को देगा, फिर ये पुरकिंजी फाइबर को देगा, और अल्टीमेटली बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ पर ये एक तुम लोग का सेलिना से कट आउट है पार्ट, इसको पढ़ लो। कि देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आर्ट्रिया से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे एन स्टार्ट करता है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट कैसे स्टार्ट होता है, तो पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स रिलैक्स किया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑरिकल रिलैक्स किया, अपोजिट। तो जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल इस टाइम पे रिलैक्स कर रहा होता है, तो वेंट्रिकल्स हमारा एम्प्टी रहता है। अब क्या करेगा आर्ट्रिया, ऑरिकल, आर्ट्रिया को ही ऑरिकल, ऑरिकल ब्लड पास कर देगा वेंट्रिकल्स में। समझ में आया। देखो वही हमारा डायग्राम, कि अभी क्या हो रहा है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब यहाँ से वेंट्रिकल्स एम्प्टी है, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैसे ही सारा ब्लड पोर होकर के वेंट्रिकल्स में कलेक्ट हो गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नाउ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द आर्टरिया रिलैक्स। द ब्लड फ्रॉम द ventricles under pressure tends to return to arteria, but the flaps of the two cuspid valves get tightened and puffed up, thus closing the passage and preventing the return of the blood। क्या बोला कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड तुम्हारा पुल्मोनरी आर्टरी से जाना है लंग्स तक, और ऑर्टा से जाना है बॉडी तक। पर हो सकता है ना कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ब्लड आ जाए ऑरिकल में, क्यों नहीं हो सकता। पर इसको प्रिवेंट कौन करेगा, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड कौन करेगा, ट्राइकस्पिड करेगा और बाइकस्पिड करेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व करेगा, ठीक है, क्योंकि टाइटन हो जाएगा, पफ्ड अप हो जाएगा। अब देखो, द कॉर्डिया टेंडिनिया होल्ड्स द फ्लैप्स ऑफ द वेल्व्स इन पोजीशन एंड प्रिवेंट देयर ओवरटर्निंग इनटू द atria. You can compare the cordia tendinea with the cords of a parachute. ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व से यहाँ पर कॉर्डिया टेंडिनिया रहेगा ताकि इसको बंद कर सके, ओपन कर सके। द ओनली कोर्स लेफ्ट फॉर द वेंट्रिकुलर ब्लड इज टू एंटर द पुल्मोनरी आर्टरी। अब बचा क्या, अगर इसको ये बंद कर दिया, कॉर्डिया टेंडिनिया को जैसे ही खुला फिर टान के बंद कर दिया, अब बचा क्या जगह, ऑरिकल में तो जाने का जगह बचा नहीं। तो अब जाएगा ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी में लंग्स तक, और ऑर्टा से जाएगा बॉडी तक।
So the only course left for the ventricular blood is to enter the pulmonary artery for the right ventricle and the aorta for the left ventricle. The mouths of the pocket-like valves, ये बताए थे कि 3 नंबर होता है पॉकेट लाइक वेल्व्स, देखो नहीं, ये जो हमारा पुल्मोनरी आर्टरी का जो यहाँ पर सेमी ल्यूनर पुल्मोनरी वेल्व्स था, और ये जो ऑर्टा का यहाँ पर, ये यहाँ पर पुल्मोनरी आर्टरी का सेमिल्यूनर वेल्स और ऑर्टा का सेमिल्यूनर वेल्स क्या करेगा, जो पॉकेट्स लाइक था 3 इन नंबर था, है ना, वो क्या करेगा, फेस अवे फ्रॉम द वेंट्रिकल, देयरफॉर द ब्लड लीविंग द वेंट्रिकल प्रेसेस द वेल्स फ्लैट एंड गेट अ क्लियर पैसेज इन बिटवीन। ठीक है, ये जैसे ही ब्लड गया, ये दोनों वेल्स बंद कर दिया तो क्लोजेस ऑफ द पैसेज हो गया। व्हेन द वेंट्रिकल्स डायलेट, अब जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा, द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा टेंड्स टू रिटर्न। अब जैसे ही मान लो वेंट्रिकल्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, पुरकिंजी फाइबर्स उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, ब्लड क्या किया, ऑर्टा से चला गया बॉडी तक और पुल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग्स तक, अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड ट्रेवल किया। अब वापस से ब्लड आ भी तो सकता है, तो ये आ ना जाए इसीलिए क्या होता है, द ब्लड फिल्स द पॉकेट ऑफ द वेल्स एंड क्लोज द पैसेज। तो ब्लड क्या करेगा, फिल्स कर देगा, क्लोज द पैसेज कर देगा, ये सेमिल्यूनर वेल्व और ये सेमिल्यूनर ऑर्टिक वेल्व और ये सेमिल्यूनर पुल्मोनरी वेल्व क्लोज कर देगा पैसेज को। समझ में आ गया? अब देखो, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहां जहां वर्ड आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल जहां जहां वर्ड आएगा वहां कॉन्ट्रैक्शन, जहां जहां वर्ड आएगा डीपोलराइजेशन वहां कॉन्ट्रैक्शन, जहां वर्ड आएगा रीपोलराइजेशन वहां आ जाएगा रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन अगर कहीं पे आएगा रीपोलराइजेशन तो इसका मतलब है रिलैक्स, और जहां आएगा डीपोलराइजेशन तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखना। वैसे ही जहां जहां वर्ड आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो इसका मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, आर्टेरियल सिस्टोल इसका मतलब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जहां आर्टेरियल डायस्टोल का वर्ड आएगा वहां आर्टेरियल रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारा एक कार्डिक साइकिल का डायग्राम है जिसमें कि आर्टेरियल सिस्टोल जो ऊपर का आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सारा ब्लड आ जाएगा फिर वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स क्या करेगा, 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसको क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए क्लोज होगा, मतलब काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो पुल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से ब्लड चला गया। अब दोनों रिलैक्स करेगा, मतलब जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जेडी मतलब जॉइंट डायस्टोल। अब ये जॉइंट डायस्टोल क्या करेगा, 0.4 सेकेंड तक होगा। तो पूरा अगर काउंट करोगे तो 1 3 4 4 + 4 8। ओके, तो आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, जॉइंट डायस्टोल दोनों रिलैक्स करेगा 0.4 सेकेंड के लिए। आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा 1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकेंड के लिए, फिर दोनों रिलैक्स हो जाएगा, जॉइंट डायस्टोल करेगा। अब ये जो आर्ट्रियल सिस्टोल है इसमें 30% फिलिंग हो जाता है वेंट्रिकल का, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ गिरेगा, वेंट्रिकल्स में, तो 30% फिलिंग हो जाता है वेंट्रिकल का। अब इसमें यहाँ पर जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जैसे ही मान लो यहाँ पर जैसे ही ऑरिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा ब्लड आकर के वेंट्रिकल्स में पोर हो गया। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में पोर होगा तो यहाँ पर ये वेल्व्स क्लोज हो जाएगा ताकि ये ब्लड वापस से तुम्हारे ऑरिकल में ना जा सके। तो यहाँ पर जैसे ही आर्टेरियल सिस्टोल होगा ये दोनों वेल्व्स क्लोज हो जाएगा ताकि वेंट्रिकल्स का जो ब्लड इसमें 30% फिल हुआ है वो वापस से बैकफ्लो ना कर पाए, और इसी ये जो वेल्व क्लोज होगा ना, इसी को बोलते हैं, यही साउंड को बोलते हैं लब। ठीक है, तो ये जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर हुआ ना, एट्रियो और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बोलते हैं क्योंकि ऑरिकुलर वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हुआ तो इसी को बोलते हैं, यही साउंड प्रोड्यूस करेगा क्लोजर के समय लब। ठीक है, अब वैसे ही जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो वैसे जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी जाएगा ब्लड लेकर के, और यहाँ से ऑर्टा ब्लड लेकर के जाएगा।
अब जैसे ही ये दोनों ब्लड लेकर के गया तो वापस ब्लड ना गिर जाए इसके लिए यहाँ पर दो था, सेमिल्यूनर पुल्मोनरी वेल्व और सेमिल्यूनर ऑर्टिक वेल्व। अब ये सेमिल्यूनर पुल्मोनरी और सेमिल्यूनर ऑर्टिक क्या करेगा, तो प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड टू दी वेंट्रिकल, इट विल क्लोज, ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ये बंद होगा तो अब सुनाई देगा डब। समझ में आया? तो वैसे ही ये हार्ट चलते रहता है, जब तक इंसान का सांस चल रहा है तब तक हार्ट बिना रुके बिना थके चल रहा है। तो इसीलिए हर समय लब डब लब डब ये साउंड प्रोड्यूस होगा। तो लब क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर क्लोजर के समय होता है, और डब क्या होता है, सेमील्यूनर क्लोजर के समय होता है, ये सेकेंड हार्ट साउंड है। आर्ट्रियल ऑरिकुलर ऑरिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों बंद होगा, लब सुनाई देगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा ब्लड जाएगा लंग्स में और बॉडी में, और फिर वो वापस ना आ जाए तो वो बंद होगा सेमिल्यूनर वेल्व, और उसके बाद सुनाई देगा डब। समझ में आ गया? तो अब ये जो पुल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर ऑटा फिल्ड हो रहा है और 70% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, जब दोनों रिलैक्स करेगा तो क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ काम कर रहा है ना, तो 70% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल तब भी हो जाएगा जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो, कार्डियक साइकिल कितने का था, 0.1 सेकेंड ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर दोनों रिलैक्स करेगा जॉइंट डायस्टोल। तो 1 3 + 4 0.8 सेकेंड, एक हार्ट बीट में कितना सुनाई, क्या आवाज सुनाई देगा, लब डब। नियरली कितना टाइम्स हार्ट बीट करता है, तो 1,03,680 टाइम्स पर डे हमारा हार्ट बीट करता है। आर्ट्रियल सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल मिलाकर 0.8 सेकेंड, वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल मिलाकर के 0.8 सेकेंड। या फिर बोल सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो, आर्ट्रियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल में ये भी आ गया, ये भी आ गया। आर्ट्रियल सिस्टोल ये हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये हो गया, जॉइंट डायस्टोल में आर्ट्रियल डायस्टोल भी है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी आ गया। ये पूरा मिला के 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। समझ में आ गया? स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, एक बीट में, ठीक है, एक बीट में जितना वेंट्रिकल्स पंप करेगा ब्लड को ऑर्टा में और पुल्मोनरी आर्टरी में, कम से कम 70 ml तक, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बोलते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स पर बीट, ठीक है, इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो, ईसीजी किसे कहते हैं, ईसीजी कहते हैं, वो मशीन्स देखे होगे ना, बहुत सारा मूवी में देखे होगे, या फिर ऐसे भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक मशीन होता है जो हार्ट का रीडिंग को काउंट कर रहा होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे करके जाता है ऐसे। समझ पाया? और ये जब पूरा प्लेन हो गया, पूरा प्लेन हो गया, तो फिर आदमी गया काम से। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ना सुनने में क्या लगता है कि ये ना डायग्राम है, ये रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, ये मशीन का नाम है। और जहां पर ये ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ से ये मत समझ लेना कि ये वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, रीडिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ को बोलते हैं मशीन, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देगा। To obtain the electrical activity of the heart, there is a device which is known as electrocardiograph and which gives a graphical representation which is known as electrocardiogram या फिर कार्डियोग्राम। समझ में आ गया? अब देखो, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, जो भी काम पुल्मोनरी सर्कुलेशन करेगा और जो काम सिस्टमिक सर्कुलेशन करेगा। हमारा पहला वाला डायग्राम चलो, पहला वाला डायग्राम चलो और वहां पे जाकर के समझो। देखो, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, बस इतना याद रखो, जहां जहां तुमको पुल्मोनरी वर्ड दिख रहा है उसको पकड़ो। ये हमारा एक पुल्मोनरी आर्टरी था, ये हमारा एक पुल्मोनरी वेन था, इसी को बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और ऑर्टा, देखो, कुल मिला करके अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर इस दोनों को वेना कावा समझ लोगे तो ये एक पाइप है, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा पाइप है पुल्मोनरी आर्टरी, तुम्हारा तीसरा पाइप है पुल्मोनरी वेन, और चौथा पाइप है पुल्मोनरी ऑर्टा। और सर्कुलेशन क्या है, दो भाग में बटा हुआ है।
तो 4 पाइप को दो दो भाग में बांट दो। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन को डाल दो। सिस्टमिक सर्कुलेशन में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और ऑर्टा को डाल दो। ठीक है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन में पुल्मोनरी वाला चीज को डाल दो और ऑर्टा में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑर्टा और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को डाल दो। अब डालो और फिर काम खत्म। ठीक है, अब पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या लिखोगे कि राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाकर के लंग्स को दे देता है फॉर प्यूरिफिकेशन। आफ्टर प्यूरिफिकेशन जो हमारा पुल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके लेफ्ट ऑरिकल में डाल देता है। बस खत्म, पुल्मोनरी सर्कुलेशन में इतना ही लिखना है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या लिखोगे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके राइट ऑरिकल में डाल देता है और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा ले जाकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बस हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी ले जाके लंग्स में दे दिया और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ला करके डाल दिया। वैसे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा ला करके डाल दिया, ऑर्टा ले जाकर के टिश्यू और पूरे बॉडी को दे दिया। फिर टिश्यू से बॉडी से टिश्यू बॉडी सेल से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ला करके वापस से राइट एट्रियम में डाल दिया। समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं बस डबल सर्कुलेशन में। एकदम ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिख देना और खुश हो जाएगा टीचर। और वैसे भी अगर लिखना है कि क्या बोलते हैं पैराग्राफ वाइज, तो योर चॉइस। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन देखो, पोर्टल सर्कुलेशन में कुछ भी नहीं है, वैसा कनेक्शन जो दो ऑर्गन्स या तीन ऑर्गन्स के बीच में हो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। इसमें आर्टरीज और वेन्स नहीं इन्वॉल्व होगा, कैपिलरीज इन्वॉल्व होगा। तो दो ऑर्गन के बीच में, दो या तीन ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन बिल्ट होता है कैपिलरीज के द्वारा, उसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है इसका एक एग्जांपल लिए हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, जहां भी तुम लोग को वर्ड दिखेगा लिवर, ठीक है, तो लिवर से ही वर्ड आया हिपैटिक। लिवर को ही हम लोग बोलते हैं, लिवर के सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। लिवर के वेन, लिवर के से वेन जो निकलता है हिपैटिक वेन, लिवर से जो आर्टरी निकलता है हिपैटिक आर्टरी। तो ये जो लिवर है, जहां जहां वर्ड होगा कार्डियक, वहां वहां हो जाएगा कि हार्ट। जहां जहां वर्ड वर्ड होगा हिपैटिक, वहां वहां हो जाएगा कि वो लिवर का बात हो रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएगा। क्या क्या? स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ रहा है ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक से जितना भी प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा वो प्रोड्यूस कर देता है अमोनिया, NH3। अब ये अमोनिया को कैरी करेगा हिपैटिक पोर्टल वेन टू लिवर। ठीक है, और ये NH3 ब्लड क्या होगा, लिवर के अंदर क्या होता है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू यूरिक साइकिल। ठीक है, तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया, फिर लिवर से जो वेन हार्ट में लेके गया वो हो गया कैरीज यूरिया रिच ब्लड टू हार्ट। हार्ट क्या करेगा भाई, तो हार्ट उसको लंग्स तक भेजेगा कि अब यूरिया रिच ब्लड है जो कि चाहिए नहीं, क्योंकि यूरिया टॉक्सिक है। तो इसको प्यूरिफाई करके फिर लंग्स क्या करेगा, पुल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में डाल देगा और फिर ऑर्टा उसको ले जा करके सब जगह अच्छा ब्लड को पास कर देगा। पर वेन्स क्या करता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता था। तो यहाँ पर भी तो वही है ना कि हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज NH3 ब्लड जिसमें अमोनिया हो, जिसमें यूरिया हो, जिसमें यूरिक एसिड हो, वो ब्लड तो भाई टॉक्सिक है, डीऑक्सीजनेटेड है। समझ में आया? अब देखो, आर्टरीज किसे कहते हैं, वेन्स किसे कहते हैं। तो ये हमारा बुक में एक बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आर्टरीज का, ये वेन्स का। अब इसमें अच्छा दिख रहा है। एग्जाम में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर दे दिया जाता है,
और फिर समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आर्टरी है कि ये वेन है ना? तो उस समय आर्टरी और वेन को कैसे पता करोगे? तो आर्टरीज के बीच में जो ल्यूमेन होगा वो छोटा होगा। जहां पर ये देखोगे कि बीच वाला पोर्शन जो व्हाइट पोर्शन है वो अगर छोटा है तो उसको बोल देना आर्टरी। और जो ये बिग पोर्शन है, यहाँ पर व्हाइट वाला बिग पोर्शन है जिसको बोलते हैं ल्यूमेन, तो ये वेन होगा। ठीक है। एक्सटर्नल लेयर हमारा आर्टरीज और वेन्स का कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। मिडिल लेयर हमारा स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बना रहता है। और अंदर का जो हमारा एकदम अंदर का जो लेयर है उसको एंडोथीलियम से बना होता है। एंडोथीलियम को ना आगे चल करके पढ़ोगे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम भी बोलते हैं। एपिथीलियम क्या होता है? देखो हमारा स्किन का गला खराब है आज मेरा। ये जो एपिथीलियम है, ये जो स्किन है, स्किन का सबसे ऊपर का कवरिंग होता है एपिथीलियम। ठीक है। फिर उसके भी क्योंकि इसमें ये जो होता है ना डेड सेल का होता है और इसमें कोई भी ब्लड नहीं होता है। ठीक है। इसमें कोई भी ब्लड नहीं होता है। तो अगर मानते हो कभी कभी छोटा सा छिल जाता है कहीं पे तो वहां से ब्लड नहीं निकलता है, तो इसका मतलब अभी तुम्हारा एपिडर्मिस हिला हुआ है। समझ में आया? और अगर डर्मिस इसके बाद हो जाता है डर्मिस। अब ये डर्मिस में होता है कनेक्टिव टिश्यू। ऊपर में होता है एपिथेलियल टिश्यू, इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू के भी अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर इस कनेक्टिव टिश्यू के भी अंदर यहाँ पर मसल्स और फिर मसल्स फाइबर सब रहता है। तो ये जो आर्टरीज और वेन्स है ऊपर में, अब ये आर्टरीज और वेन्स क्योंकि स्किन तो है नहीं, आर्टरीज और वेन्स तो स्किन के अंदर ही है। तो इसका ऊपर का लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, मिडिल लेयर स्मूथ और मसल्स फाइबर से बना रहता है, और सबसे अंदर का लेयर इस लोग का सबसे अंदर का लेयर अगर बोलोगे तो एंडोथीलियम सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से बना रहता है। वैसा एपिथीलियम, ठीक है, वैसा एपिथीलियम जिसका ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर हो, मतलब जो जाली जाली हो। ठीक है। क्यों जाली जाली हो? तो इसका भी रीजन है ताकि ये ना ट्रांसपोर्ट कर सके, फिल्ट्रेशन कर सके। समझ में आया? तो आर्टरी क्या होगा? कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। समझ में आ रहा है ना? कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑर्टा क्या करता था? ऑर्टा एक आर्टरी था, वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा होता है। पुल्मोनरी आर्टरी वो भी एक आर्टरी है, वो क्या कर रहा है? अवे फ्रॉम द हार्ट लंग्स तक ले जा रहा है। तो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दो एग्जांपल ऐसे ही दिख गया। वेन क्या कर रहेगा? पुल्मोनरी वेन हार्ट में ला करके डाल रहा था ना लंग्स से ब्लड। सुपीरियर वेना कावा वेन, ये क्या कर रहा था? सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा वेन ला करके डाल रहा था राइट ऑरिकल में। तो आर्टरीज कैरीज करेगा ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन कैरी करेगा ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी का वॉल होता है थिकर, जैसे क्यों क्यों क्योंकि उसको अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करना है। ठीक है। हमेशा अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है, तो वॉल थिकर होता है, वेन का वॉल थिनर होता है। अब इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है, इसका ल्यूमेन ब्रॉड होता है। आर्टरीज डीपली सेटल्ड होता है, दिखता नहीं है उसी समय बताया, और वेन सुपरफिशियली प्लेस्ड रहता है। जो हम लोग जो बॉडी वॉडी बनाते हैं उसका वेन्स देखते हो कितना दिखता है, तो वो क्या होता है? वेन्स दिख रहा होता है क्योंकि वेन्स सुपरफिशियली प्लेस्ड है। अब देखो, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है भाई। और ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। ठीक है। कैपिलरीज क्या करेगा? तो ये लाइन करेगा, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होता है, और सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम के इसमें जाली जाली करके स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या करेगा? फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। तो ये देखो, ये है हमारा आर्टरी, ये डिवीजन होके आर्ट्रियोल बन गया। ये वेन है, ये डिवीजन होके वेन्यूल बन गया। छोटा छोटा वेन्स को वेन्यूल, छोटा छोटा आर्टरीज को आर्ट्रियोल। फिर ये आर्टरी और वेन बीच में इंटरकनेक्टेड है किससे? तो कैपिलरीज से। और ये कैपिलरीज कैसा है? अगर इसको जूम आउट करके देखोगे तो ये जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है ना, टिश्यू का सेल्स है। इसको टिश्यू के ऊपर से ही ना ब्लड जा रहा है, मतलब हाँ ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? तो पाइप के थ्रू जा रहा है, तो टिश्यू के ऊपर पाइप प्लेस्ड है, कैपिलरीज आर्टरीज वेन्स प्लेस्ड है। तो टिश्यू के ऊपर ये वाला मान लो प्लेस्ड है हमारा कैपिलरी। और ये कैपिलरी भाई बना हुआ है सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथीलियम का। अब ये एंडोथीलियम क्या होता है? तो ये कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इतना पतला पतला स्ट्रक्चर होता है जो कि फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। तो ये एंडोथीलियम, इस कैपिलरी में एंडोथीलियम बना हुआ है, ग्रीन वाला एंडोथीलियम, इस एंडोथीलियम में जाली है। तो ये कैपिलरी क्या करेगा?
यहाँ से जब ब्लड पास होगा ना, तो कुछ ब्लड टिश्यू को भी ये देते जाएगा, और टिश्यू को तो ब्लड चाहिए ही, क्यों? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के लिए बना ही है, इसमें जाली जाली स्ट्रक्चर है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, टिश्यू को ब्लड देते हुए जाएगा, और टिश्यू को तो ब्लड का नीड है। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीका से बना हुआ है। अब अगर देखो, एक मिनट, अब अगर पूछेगा कि कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, तो पहला तो ये कि टिश्यू के सेल्स को फ्लूइड देना, ब्लड देना, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अलाउज आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द टिश्यू सेल्स। जब जब एक मिनट, जब ये टिश्यू सेल्स के ऊपर ये कैपिलरीज लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन और डिफ्यूजन, इसमें जो ऑक्सीजन होगा, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा, वो टिश्यू को मिल जा रहा है, और जो टिश्यू में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैपिलरी को मिल जा रहा है। टिश्यू क्या करेगा, कुछ भी हम लोग एनर्जी का काम किए, कुछ भी किए, तो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीजन मसल्स रिक्वायर कर लेगा, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो मसल्स में, टिश्यू में रहेगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा, कैपिलरी ले लेगा। कैपिलरी फिर किस में डाल देगा, वेन में डाल देगा, और वेन का तो काम ही है कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है, तो सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू वेन में चला जाएगा, और कैपिलरीज और आर्टरी से जितना भी अच्छा वाला खून लाया है जिसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन वो टिश्यू को दे देगा, ठीक है। तो देखो, allows outward diffusion of oxygen into the intercellular fluid and from there carbon dioxide and from there into the tissue cells, ये ठीक है। और allow inward diffusion of carbon dioxide from the intercellular fluid, ठीक है। टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि आर्टरी से कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था, दे दिया। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, फिर वो वेन्स को दे देगा, तो इनवर्ड, अंदर आ रहा है ना कैपिलरीज के कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनवर्ड डिफ्यूजन, ऑक्सीजन जा रहा है कैपिलरीज से, किस में, टिश्यू सेल्स में, तो आउटर डिफ्यूजन। और इनवर्ड और आउटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा देते देते रहता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसमें एंडोथीलियम है रहता है, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर है। अब ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, तो प्रेशर जो कि ब्लड आर्टरीज पे एग्जर्ट करेगा, ऑन द वॉल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। आर्टरीज के वॉल पे जो ब्लड प्रेशर लगा रहा होता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब वेंट्रिकल्स पंप करेगा ब्लड को, सिर्फ वेंट्रिकल अप्रॉक्स 70 ml ब्लड को पंप करेगा वाया ऑर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर, जब आर्टरी प्रेशर लगाएगा वॉल पे, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर लगाएगा आर्टरीज के वॉल पे, तो उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, तो फ्रेश ब्लड इज पुशिंग थ्रू द आर्टरी वाया द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। समझ में आया कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फ्रेश ब्लड कहाँ जाएगा, पुल्मोनरी। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फ्रेश ब्लड ऑर्टा के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड ऑर्टा के थ्रू जाएगा पूरे बॉडी में, तो ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गया। और प्रेशर बिटवीन द आर्टरीज बिटवीन हार्ट बीट, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर और रिलैक्सेशन प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल, रिलैक्सेशन। तो ये जब सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल करेगा तो ऑर्टा में फ्रेश ब्लड पुश होगा, जब रिलैक्स करेगा तो आर्टरीज में प्रेशर लगेगा, रिलैक्स है तो थोड़ा बहुत प्रेशर आर्टरीज में लग रहा है बिटवीन हार्ट बीट, ठीक है। तो इसी को, ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, जो ब्लड लगा रहा है। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर से ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट होता है, बोलते हैं ना 120/80, वही 120/80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। डिवाइस जो मेजर करेंगे, वो जो बीपी वाले मशीन होते हैं जिसको लगा करके मेजर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक मैनोमीटर। अब हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, अगर 120 से 80, सॉरी 80/120 से अगर ये 140 हो जाए, 130 हो जाए, ये 90 हो जाए, ये 100 हो जाए, तो वो तुम्हारा हाई बीपी होता है। पर अप्रॉक्स क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 140 हो जाना चाहिए
और यहाँ पर 190 हो जाना चाहिए, तो इसको कंसिडर करोगे हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर यहाँ पर 80 और यहाँ 130 हो जाएगा तो नहीं, वो हाइपरटेंशन के रूप में नहीं होगा। हायर देन नॉर्मल कितना, 140/90। ठीक है, अब ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का जिसको बीमारी होता है, वो हार्ट डिजीज जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स उसका हार्ट और किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, इसलिए ज्यादा बीपी, बोलते हैं ना हायर ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा कभी भी हार्ट और किडनी को डैमेज कर सकता है। अब देखो कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट। कभी हार्ट है, ठीक है, हार्ट है और एकदम अचानक से रुक जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और वो इंसान का डेथ हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट। पर हार्ट अटैक कैसे आता है, पहले दर्द उठता है हार्ट में, धीरे धीरे दर्द उठेगा, क्योंकि किसी पाइप में, कोरोनरी आर्टरीज में, वो ब्लड ले जा करके दे रहा है, उसमें क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में तुम्हारा कुछ गांठ बन गया है या फिर कुछ ब्लॉकेज हो गया है, जिसके वजह से हार्ट को इनफ ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो लीड करेगा धीरे धीरे दर्द, और फिर उससे क्या होगा, हार्ट का मसल्स को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो इकलौता पाइप था जो कि हार्ट को अपना ब्लड दे रहा था, ताकि वो अपना वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में यूज कर सके। अब उसी में मान लो गांठ बन गया है या फिर वो ब्लॉकेज हो गया है, किसी कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज हो गया है बहुत सारा आजकल, तो वही वही सब चीज क्या हो रहा है, हार्ट अटैक का रूप ले रहा है, कि हार्ट नॉट रिसीविंग इनफ ब्लड, तो हार्ट का मसल स्लोली डाई हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कि एकदम कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट हो जाए, कि कहीं पे किसी का साइनो आर्टरियल नोड ना काम करे, या फिर किसी जहां से पर मेन कुछ पंप हो रहा है वहीं पे जाके कुछ फंस जाए, कुछ कंप्लीट वहां पर ब्लॉकेज हो जाए, तो वो सब हो गया कि कार्डियक अरेस्ट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, एक बार में कुछ नहीं काम नहीं करेगा। हार्ट अटैक क्या हो गया, कि इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिफेक्ट है, जिसके वजह से हार्ट मसल्स धीरे धीरे मरने लगता है, और इसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक बोलते हैं। अब पल्स किसे कहते हैं, तो देखे भी होंगे डॉक्टर लोग पहले हाथ पकड़ के फिर wrist में, जहाँ पे हम लोग घड़ी पहनते हैं वहां पे अपने जस्ट थंब के नीचे, ठीक है, जस्ट थंब के नीचे 2 उंगली से चेक कर रहे होते हैं, तो उन लोग को पता चलता है इससे कि तुम्हारे हार्ट बीट डायरेक्टली मेजर तो नहीं होता है इससे, पर इनडायरेक्ट मेजर हो जाता है पल्स के थ्रू हार्ट बीट का। ठीक है, तो पल्स क्या है, अल्टरनेट एक्सपेंशन और इलास्टिक रिकॉइल है आर्टरी का ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी में और ऑर्टा में, उस समय जो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन हो रहा होता है, समझ में आया, तो उसी को बोलते हैं पल्स। तो ये रेडियल पल्स देखो, रेडियल पल्स इज फेल्ट ऑन द wrist जस्ट अंडर द थंब, कुछ यहाँ पर डॉक्टर लोग 2 उंगली से चेक करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेजर है किसका, हार्ट बीट का, तो इससे हार्ट बीट समझ में आ जाता है डॉक्टर लोग को। पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में आ गया, तो इसको लिख लेना, अच्छे से पढ़ना। तीन पार्ट में हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का, जिसमें कि थर्ड पार्ट ये हम लोग हार्ट कवर किए और सारा ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज कवर किए। शुरू का जब हम तुम लोग को हार्ट का एक जो रफ डायग्राम बनाए, वैसे ही 2-3 बार कॉपी में बना बना करके अपने से किसी और को पढ़ा करके देख लेना, तो सब समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में भी मान लो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको कहते हैं, वो डायग्राम बना के देख लो कि इस डायग्राम में 4 चेम्बर होता है, ब्लड आ रहा है फिर ब्लड जा रहा है, 4 पाइप होता है, सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, ऑर्टा। ठीक है, होप सो कि तुम लोग को समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई भी तरह का डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना हमसे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू बच्चा। बाकी नोट्स चाहिए होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना कि नोट्स चाहिए। ठीक है।